नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। अब ये पैरा 26(6) क्या है, ये एक नई मुसीबत खड़ा हो गई है सभी लोगों के सामने। आपको पता ही है कि अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पैरा 26(6), यानी ये 26 का 6 नंबर पॉइंट है, जिसके अंडर एक जो होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन किस लिए होता है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने पैरा 26 इसके अंडर ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरा था, उनकी कंपनी या तो बंद हो गई है या उनके पास वो कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई परमिशन लेटर जो है कंपनी की तरफ से मिल नहीं रहा है ताकि वो अपलोड कर दें। आपको पता ही है कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन पैरा 26(6) के अंडर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन कॉपी एक आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपका जो है एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली वैलिड रूप से जो है ये अपलोड हो पाएगा और आप जो है हायर पेंशन के लिए आप योग्य हो पाएंगे और आपको हायर पेंशन मिलेगा। ये पैरा 26(6) जो है ना, ये जो है ना हिडन था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था और सभी लोगों को रिलीफ दे दिया था कि जिन लोगों ने पैरा 13 के अंदर अगर हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन अपने एम्प्लॉयर के साथ ईपीएफओ को सबमिट नहीं किया है तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये मौका मिल गया और अप्लाई करने के लिए विंडो भी खोल दिया ईपीएफओ ने। लेकिन ये जो पैरा 26(6) ये तो किन्हीं को मालूम ही नहीं था, इस पर कोई विस्तृत चर्चा ही नहीं हुई कि ये भी हमने सबमिट नहीं किया, ये देना है या नहीं देना है। लेकिन ईपीएफओ ने इसे भी खोद कर निकाल लिया कि चलिए भाई, अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पैरा 26(6) के अंडर जो अगर ज्वाइंट ऑप्शन डिक्लेरेशन दिए हैं तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस पर तो पहले चर्चा ही नहीं हुई। अब सब लोग चुप पड़े हुए हैं, क्या करें। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पैरा 26(6) का क्या मतलब है, बिल्कुल आसान शब्द में समझिए। तो देखिए, पैरा 26(6) ये एम्प्लॉयर यानी कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को ये परमिशन देता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, अगर जो वेजेस सीलिंग है, जैसे अभी वेजेस सीलिंग है ईपीएफओ की 15,000 है, उससे पहले 6500 थी, उससे पहले 5,000 थी, वैसे उससे पहले भी कम थी। तो वेजेस सेलिंग का मतलब ये हुआ कि आप इतने वेजेस तक यानी इतनी सैलरी तक आप पीएफ का मेंबर बन सकते हैं, अन्यथा आपको अलाउ नहीं किया जाता है या फिर मैंडेटरी नहीं किया जाता है कि आप पीएफ के मेंबर बने। वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है बनाए या ना बनाए। तो मान लीजिए फिलहाल में अभी ईपीएफओ ने वेजेस सेलिंग 15,000 रखी है, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो स्वाभाविक है कि आप ईपीएफ का मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो ये लेटर अगर आपकी कंपनी आपके साथ भर करके ईपीएफओ में जमा करती है, भले ही आप 20,000 की सैलरी ले रहे हो तो भी आप पीएफ के मेंबर बन सकते हैं और आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा एक और आपको बेनिफिट देता है ईपीएफओ, अगर ज्वाइंट ऑप्शन भरते हैं 26(6) में, कि अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, अगर आप एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप जो है ना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये फॉर्म भरने के बाद। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी जैसे मैंने पहले बताया 20,000 है, तो आपका जो है ना एम्प्लॉयर 15,000 तक, जैसे वेजेस सेलिंग 15,000 है ना, तो 15,000 तक आपकी जो है पीएफ कटेगी और एम्प्लॉयर भी आपकी कंपनी 15,000 तक जमा करेगी, आपका भी 15,000 पे जो है पीएफ कटेगी। लेकिन अगर आप जो ये ज्वाइंट ऑप्शन भर देते हैं तो ये जो है ना आपको परमिशन दे देता है, अलाउ कर देता है कि आप 20,000 पे भी जो है ना पीएफ कटवा सकते हैं और आपकी कंपनी भी एग्री होगी 20,000 पे पीएफ जमा करने के लिए। तो ये जो है आपको बेनिफिट ये हो जाती है कि कंपनी भी आपके 20,000 पे जमा करेगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, और आप भी 20,000 पे जमा करेंगे तो ये जो है ना 15,000 की ये जो है ना रेस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता है, आप 20,000 पे भी जमा कर सकते हैं। तो ये दो परमिशन मिल जाती है कि अगर आपका वेजेस सीलिंग से सैलरी ज़्यादा है तो एक तो पीएफ का मेंबर बन सकते हैं, दूसरी आप कंट्रीब्यूशन भी आपने एक्चुअल सैलरी पे कर सकते हैं। ईपीएफओ में एक्चुअल सैलरी का मतलब मैं बता देता हूँ, बेसिक प्लस डीए होता है। काफ़ी सारे लोग इसमें उलझे रहते हैं। देखिए, एक्चुअल सैलरी का मतलब ये होता है बेसिक प्लस डीए। ये नहीं कि पूरी ग्रॉस सैलरी आप ले लीजिए, आप उस पर पूरी बेनिफिट लीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल इस भ्रम में ना रहिए। एक्चुअल सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए ईपीएफओ में यही मतलब होता है। तो आप जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन पैरा 26(6) में भर करके आपकी सैलरी क्यों ना 50,000 हो एक्चुअल सैलरी बेसिक प्लस डीए, आप उस पर भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ज्वाइंट डिक्लेरेशन पैरा 26(6) में यहीं भर करके यहीं तक सीमित नहीं होता है कि आप एक्चुअल सैलरी पे जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या पीएफ का मेंबर बन सकते हैं, बल्कि इसमें ये भी जो है डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर आपकी कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज उसके पीएफ के कंट्रीब्यूशन के ऊपर देना पड़ता है। तो ईपीएफओ ये भी इस डिक्लेरेशन कॉपी में लिखवा लेता है कि अगर आप एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो क्या आप जो चार्जेज हैं, रेस्पेक्टिव चार्जेज हैं, जमा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसमें जो है डिक्लेयर करता है एम्प्लॉयर कि हाँ हम एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन करेंगे और एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूशन करेगा और जो भी पीएफ की चार्जेज होगी हम देंगे। शायद ये चार्जेज जो है ना आप लोगों को पता, बहुत सारे लोगों की नहीं होगी, लेकिन कंपनी को देनी पड़ती है। अगर आपकी 20,000 पे या 50,000 पे पीएफ कटेगी ना, तो जितने भी पीएफ कटेगी उस पर चार्जेज लगता है और वो चार्जेस कंपनी को पे करना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन में ये जो है ना एक मेन पॉइंट है कि चार्जेज कंपनी जो है देने के लिए एग्री है नहीं है। अगर डिसएग्री है तो फिर आप एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलिए मैं बताता हूं कि आपके भी मन में ये सवाल खड़ा होता होगा कि कितने लोग जो हैं पैरा 26(6) में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिए हैं। काफ़ी सारे, जैसे मैं सपोज लीजिए मैं नहीं भरा हूं तो अब मुझे लगता होगा कि क्या सभी लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये जो है ईपीएफओ के मेंबर उन्होंने आरटीआई लगा करके क्वेश्चन किया था ईपीएफओ से, कृपया करके मुझे हमें बताएं कि कितने लोग जो है पैरा 26(6) में जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिए हैं। तो ईपीएफओ के द्वारा आया है ये जवाब कि अभी तो कोई रिटर्न में ऐसे कोई कॉपी नहीं है, कोई भी किन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है और रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो इससे मतलब ऐसे भी झलकता है साफ साफ कि ईपीएफओ के पास भी जो है ना किसी का रिकॉर्ड नहीं है, यानी लगभग ना के बराबर लोग दिए हैं या दिए ही नहीं है ज्वाइंट डिक्लेरेशन पैरा अंडर 26(6) के अंडर। तो समझ आइए कि आप अकेले नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग ने नहीं दिया है। तो अगर इस हिसाब से चलें पैरा 26(6) अगर आप कॉपी अपलोड नहीं करते हैं और ईपीएफओ भी इस पर अड़ा रह जाता है कि नहीं हमें कॉपी चाहिए तभी हम हायर पेंशन की जो है बेनिफिट दे पाएंगे, तो लगभग काफ़ी सारे लोग जो है ना हायर पेंशन के बेनिफिट से एग्जिट हो जाएंगे, उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन ईपीएफओ जो है इस पे जो है पैरा 26(6) पे जरूर ही कोई क्लैरिफिकेशन देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं है। तो ये 26(6) जो है पैरा ये अचानक उभर आई, ये नहीं कह रहा हूँ कि अचानक उभर आई है, जी नहीं, ये पैरा 26(6) पहले से ही था रूल में। ये जो है ना पेंशन के पहले से है, ईपीएफओ 9052 ये पहले से है। पहले ही से अगर आप एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या फिर आपकी वेजेस सीलिंग है ज़्यादा तो आपको देना है। ये नियम कोई नया नहीं है, भले ही आपने जानकारी के अभाव में नहीं दिया हो, आपकी कंपनी को जानकारी नहीं हो तो नहीं दिया हो, या फिर अगर आपकी कंपनी जानती थी तो इग्नोर कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि काफ़ी सारे लोग एक्चुअल सैलरी पे ज़रूर कंट्रीब्यूट किए, कंपनी ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे की, सब कुछ हुआ, सब कुछ सही हुआ, लेकिन ज्वाइंट ऑप्शन तो दिया ही नहीं। लेकिन ईपीएफओ को क्या चाहिए कि सब कुछ तो किया है लेकिन हमें पेपर चाहिए, जी पेपर हमें अटैच कर दो। लेकिन ईपीएफओ को जरूर इस पर सोचनी चाहिए कि कंपनी ने एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉय ने भी किया है और कंपनी ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे किया है। भले ही वो ज्वाइंट ऑप्शन जो है डिक्लेरेशन सबमिट नहीं किया है तो उसे परमिट कर देनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल उठता है कि अभी हम हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी कॉपी सबमिट करें। कोई परमिशन कॉपी लेटर मिल नहीं रही है, कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमारे पास है नहीं जो पैरा 26(6) के अंडर हमने सबमिट किया हो, तो अभी क्या करनी चाहिए। तो देखिए इस पे मेरा पर्सनल एडवाइस है और किसी का भी अलग अलग एडवाइस हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग, अगर आपके पास जो परमिशन लेटर अगर कंपनी से नहीं मिल रही है या फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपने सबमिट लगता है आपने किया ही नहीं था या किया था कॉपी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि विंडो खोल रखा है तो जरूर करनी चाहिए। इसके लिए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन पैरा 26(6) के अंडर आपके एम्प्लॉयर के साथ ये जरूर ये कॉपी भर करके आपको फिर से उस पर स्कैन करके अपलोड करनी चाहिए। लेकिन इसका थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाएगा। जो हम पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन कॉपी में जो लैंग्वेज थी उसका लैंग्वेज बदल जाएगा। कंपनी को इसमें लिखना पड़ेगा कि हमने जो है एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉई ने भी किया है और रिस्पेक्टिव जो भी चार्जेज है हमने पे किया। अगर कंपनी ये लिख करके दे देगी तो ये भी वैलिड हो सकता है। नहीं तो अगर ईपीएफओ मान लीजिए अगर आप कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन कॉपी सबमिट नहीं करते हैं, कोई लेटर सबमिट नहीं करते हैं, वैसे भी ईपीएफओ आपकी जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर देगा, स्वाभाविक रिजेक्ट कर देगा, उनको तो चाहिए कॉपी। लेकिन अगर आपकी कंपनी लिख के दे देती है कि हमने जो है एक्चुअल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन किया है और जो है रिस्पेक्टिव चार्जेस भी हमने पे किया है और ये लिख करके मुहर लगा के दे देगी, तो ये भी एक कंसेंट हो गया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। तो इससे भी हो जानी चाहिए, ईपीएफओ को इसे स्वीकार करनी चाहिए। जैसे आपको पता है अभी तक मात्र 8,500 लोगों ने ही जो है आवेदन किया है, उसमें तो कई सारे लोग का आवेदन गलत हो गया है, बहुत सारे लोग उसमें कॉपी भी सबमिट नहीं किया नो करके, तो इसमें काफ़ी सारे रिजेक्शन भी आने वाले हैं। तो आपको ये जरूर करना होगी, कोई ना कोई तो लेटर आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ईपीएफओ स्वाभाविक है कि आपकी जो है
आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो आप ज़रूर क्या करिए, एक जो है ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन कम एक लेटर आप अपने कंपनी से बनवाइए और कंपनी आपकी लिखेगी कि हमने जो है एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किया है और जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज जो भी चार्जेज रेस्पेक्टिव वो हमने पे किया है, ठीक है ना। तो ये भी एक हो जाएगा। उसको स्कैन करके आप ज़रूर उससे अपलोड करिए, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। EPFO अगर इसे मांगता है, रिक्वायर करता है, आप ज़रूर EPFO ऑफिस में सबमिट करिए। तो ये जो है पैरा 26(6) ज्वाइंट डिक्लेरेशन कोई नया नहीं है, ये पहले से इन प्लेस है। ये ज़रूर आपको कंपनी को भर को देना चाहिए था और आपको भर के देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो आप फिर से ज़रूर जो है ये लेटर बना करके दीजिए और वहाँ पे ऑनलाइन जो है सबमिट कीजिए। और इससे संबंधित कोई भी और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।